नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन, और साथ में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किए थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जीओसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है उसके हम लोग देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना, तो जो फर्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन बनती है, आपको पहले से ही कोई क्वेश्चन कंपाउंड गिवन होगा, राइट। अब देखो, कंपाउंड में गिवन होगा, उसके बाद पूछा कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल ऑफ गिवन कंपाउंड। इट मींस वो आपसे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपसे पूछते हैं। तो आपको वन बाय वन एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, फिर उसके बाद टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना होता है, ठीक है। सेकंड केस की जो बनती है भाई, सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस में ये हो सकता है कि आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी गिवन होगा, लाइक दिस। जैसे कि आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है और वो पूछेगा कि कौन सा इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इट मींस टॉक अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो सकता है, ठीक है। इन दोनों केस के बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज एप्लीकेशंस। देखो, एप्लीकेशन से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते, क्योंकि हर साल अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो यहां से क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं घूम फिर करके। पहला जो पॉसिबिलिटीज है एप्लीकेशन को लेकर के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सेकंड पॉसिबिलिटीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इन दोनों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप बोल सकते हो, या और साथ में एल्कोहल की या फिनॉल की बोल सकते हो। एंड लास्ट में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस या एनिलीन की लेकर के। तो ये रही इस रेजोनेंस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनती है, ये हम लोग डिस्कशन किए, राइट। सो अब हम लोग बात करने वाले रेजोनेंस होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं, राइट। सिंपली एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करें, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड बेस। तो एक चीज को समझो, यहां पे अपने को तीन टर्म देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट टर्म इज द डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन का मतलब मूवमेंट होता है। सिंपली आप इतना समझ सकते हो ना कि मूवमेंट, किसका मूवमेंट हो रहा है। तो आप बोलोगे भाई किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। सर ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो, पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो अपने कंपाउंड गिवन होगा ना, उसमें एक तो हो पॉसिबिलिटीज है, पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो द फर्स्ट इज द पाई बॉन्ड हो सकता है। सेकेंड केस हो सकता है कि जो भी लोन पेयर हो, किसी एटम पे लोन पेयर हो सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। यानी कि इसके फॉर्म में अपना पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करते हैं, या इसकी जो मूवमेंट होती है, इसी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। एंड लास्ट टर्म आ रहा है, आपको एक देखने को मिल रहा है कंजुगेटेड सिस्टम। अब ये कंजुगेटेड सिस्टम हो क्या? देखो, कंजुगेटेड सिस्टम का अगर हम लोग डिफाइन करें ना बहुत सिंपल लाइन में, तो ये अपना जो पाई बॉन्ड होता है, यानी कि दो पाई बॉन्ड किसी एक पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड से क्या हो, सेपरेट हो, उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो देखो, अब ये तो सबसे सिंपल फॉर्म है कंजुगेटेड सिस्टम का। आगे चल के इसके बाद में हम लोग और भी कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब किसी भी कंपाउंड का ड्रॉ करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यानी कि उस जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम भी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग कंट्रीब्यूशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये यानी कि इनके सेकंड नेम भी है, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द रेजोनेंस। चलो, अगर हम बात करें इसके आगे की, तो सेकंड पॉइंट आती है कि हम लोग रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ी। जो हम स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि पहले ये देखेंगे कि व्हाई रेजोनेंस इज नीडेड। तो सिंपली अगर इसको भी हम एक सिंपल लाइन में अगर इसको डिफाइन करें ना, तो ये कह सकते हैं कि इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, वो ऑन पेपर थियोरेटिकली करते हैं, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली, ठीक है। व्हेन is used the explanation various property such as bond length and electron density. It means जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। ये बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट क्या है, चलो उसको हम लोग समझते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। जैसे अपने पास क्या है कि बेंजीन है। देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, दिस इज द बेंजीन।
एक चीज को ध्यान रखिएगा, इस बेंजीन को मैंने यहाँ पे इनको नंबरिंग भी कर रखा है, नंबरिंग के फॉर्म में ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बहुत ही केयरफुली अगर देख पा रहे होगे तो ये कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट बिटवीन द कार्बन एंड थर्ड, बट बिटवीन द 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब अगर सिग्मा बॉन्ड होती है, एज यू नो सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिलेगा 1.54 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जबकि C2 और C3 यानी कि जो डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी होती है और जिसकी बॉन्ड लेंथ हमको देखने को मिलता है 1.34 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलता है। चलो अच्छी बात है, इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। लेकिन आपको इतना तो छोटे प्रीवियस क्लास में या छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, यानी कि ये डीलोकलाइज होते हैं। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये अपनी पोजीशन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे, तो यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया क्या? तो देखो, अब इसका मतलब यह है कि यहां पे जब बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है तो आफ्टर रेजोनेंस इसकी जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगा आपको। अब जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड थी भाई C1 और C2 के बीच में, वो कितना रहा, अब ये हो गया 1.34 एंगस्ट्रॉन। अब जबकि सेकेंड और थर्ड के बीच में अब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, कितना मिल रहा है आपको, 1.5 एंगस्ट्रॉन मिल रही है। लेकिन एज यू नो, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये तो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, ठीक है। जब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, एक चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि यहां पे ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करोगे। देखो, ये क्या होता है ना कि जो साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। कंप्लीटली यानी कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज होने की वजह से हम लोग जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग एज ए सर्कल के फॉर्म में दिखा देते हैं, और उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है मेरे भाई, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर, इससे हम लोग रियल ज्योमेट्री या रियल स्ट्रक्चर्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। होपिंग दैट यहां पॉइंट समझ में आ गया होगा। और यहां पे अब चीजों को बहुत अगर केयरफुली ध्यान से देखोगे तो इसमें सभी बॉन्ड लेंथ जो है ऑलमोस्ट क्या इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सभी कार्बन पे क्या और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि सभी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो, इक्वल होगा। और इसका जो एवरेज बॉन्ड लेंथ आता है वो कितना आता है, 1.39 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलता है। ये चीजों को ध्यान रखना, डेटा को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये कंपेयर करके बता रहा हूं कि ये बॉन्ड लेंथ है ड्यूरिंग द रेजोनेंस, ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अपने आप को चेंज करती रहती है, ठीक है। ये पहला फिनोमेना हो गया। होपिंग दैट आपको यहां पॉइंट समझ में आ गया होगा इस स्ट्रक्चर को। अगर आपको ये नोट करना तो प्लीज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंडीशन टू शो द रेजोनेंस। वो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो रेजोनेंस को शो करते हैं। वैसे बहुत सारे कंडीशंस मिलेंगे, लेकिन बेसिकली आपको ये 4 कंडीशन आपको ध्यान तो रखना ही रखना है एटलीस्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं तो कंपाउंड मस्ट बी p ऑर्बिटल, ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए बिल्कुल एसेंशियल कंडीशन है कि कंपाउंड में अगर रेजोनेंस कराना है तो एटलीस्ट उसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होना जरूरी है। सेकेंड केस ये होती है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। हाँ भाई, ये प्लेनर का कंसेप्ट में आपको डिस्कशन करूंगा, ये प्लेनर का कंसेप्ट क्या है। प्लेनर भी होना चाहिए, जब प्लेन में हो, एक ही प्लेन होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर जाएंगे, डीलोकलाइज कर जाएंगे। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड पॉइंट, py, जो py ऑर्बिटल है ना, वो भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी कि 2 एटम के बीच में क्या होना, पैरेलल होना चाहिए या नियरली पैरेलल होना चाहिए। लास्ट केस अगर हम बात करें कि जितने भी py बॉन्ड हैं वो सभी ऑर्बिटल क्या होने, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि py ऑर्बिटल जो होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कंडीशंस टू शो द रेजोनेंस। होपिंग दैट दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया चलो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जो इसके एग्जांपल गिवन है थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल समझ लेते हैं। ये जो मैंने चारों पॉइंट समझाया आपको समझो। जैसे कि मैंने पहले बोल रखा था कि एक तो ये क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन यानी कि प्लेनर होना चाहिए। एक चीज को ध्यान रखिएगा, प्लेनर होने का कंसेप्ट ये है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है तो इसका मतलब जो उसकी हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा वो sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा। और sp2 का जो होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, sp2 में क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। अरे भाई इसका तो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो होता है।
अच्छी बात है, यानी कि रेजोनेंस होने के लिए पाई sp2 कार्बन का होना जरूरी है, यानी कि प्लेनर होना जरूरी। अच्छा प्लेनर होगा तो p ऑर्बिटल जो होगा ये हमारे क्या होगा, p x है तो पी वाई जो होगा, हम पी आर वाई की ऑर्बिटल की बात करें और ये दोनों पी वाई क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत ही इजी तरीके से एक दूसरे ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, स्विच कर जाएंगे, यानी कि मूव कर जाएंगे। चलो इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, होपिंग दैट आपको ये और ज्यादा अच्छी समझ में आएगा, राइट। जैसे सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, यानी कि यहां पर ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है। ये आपका क्या है दोस्तों, एक कंजुगेटेड सिस्टम है। क्यों कंजुगेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा ये चीजें तो समझ में आ गई। तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा, अपना क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से और साथ में ये जो पी वाई एक्सिस है ना, यानी पी वाई ऑर्बिटल है, ये क्या है, बिल्कुल पैरेलल ही है। इसका मतलब ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो का बहुत ही इजी तरीके से क्या कर जाएगा भाई, ये डीलोकलाइज कर जाएगा। बोलो भाई, जिसकी स्ट्रक्चर यहां पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको ये जो मैंने पॉइंट बता रखा था उस पॉइंट के भी यहां पे बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बोलो भाई समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, इसको भी कंसीडर कर लेना कि जरूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यूअस ही मिले, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे, हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल लो, यहां पे कार्बन 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 और कार्बन है, राइट। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एंड यहां पे इनके बीच में मिल रहा है, लेकिन यानी कि ये कंजुगेटेड सिस्टम तो आपको दिख रहा है, लेकिन 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 ये बताओ मुझे, ये पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड, 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है, जिसकी वजह से यहां पे ये बोल सकते हो ना, इट इज नॉट अ कंजुगेटेड, ये कंजुगेशन सिस्टम को शो नहीं कर रहा है, इट इज नॉट अ कंजुगेटेड। अगर कंजुगेटेड नहीं होगा, इसका मतलब कि इस प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इस वाले एरिया में रेजोनेंस तो पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि रेजोनेंस क्यों, क्योंकि यहां का पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इट कैन नॉट बी डीलोकलाइज, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा गाइस ये डीलोकलाइज नहीं हो सकता है। बात समझ आएगी नहीं, तो ये भी चीज ध्यान रखना। हाँ बाकी के ऑर्बिटल्स को अगर आप बहुत ही केयरफुली देखोगे तो यहां के ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ये आपको देखने को मिलेगा, जबकि सभी ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और बहुत ही इजी तरीके से डीलोकलाइज हो सकते हैं। जबकि यहां पर क्या होगा, आपका जो कंजुगेशन सिस्टम है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है वो कंजुगेशन सिस्टम, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसलिए इसका जो कंजुगेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके भी यहां पर आप इसके एग्जांपल बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल यहां पे मैंने दिखा रखा है, होपिंग दैट ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कहां पर रेजोनेंस होगा और किस किस जगह पर रेजोनेंस नहीं होगा, ये सबसे बेसिक है। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करना और नोट कर सकते हो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लिया। चलो देखते हैं, देखो एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। जैसे साइक्लिक रेजोनेंस की बात करेंगे, साइक्लिक में भी आप बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कि इस वाले 4th एग्जांपल में अपने ये क्या है, साइक्लो 1,3 डाइईन है ना, ठीक है, ब्यूटाडाइईन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, पैरेलल ही है, ये क्या है, बहुत ही इजी तरीके से सभी पैरेलल हैं, तो ये इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। आप इसके स्ट्रक्चर्स को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो भाई, और यानी डीलोकलाइज हो जाएगा और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सिमिलरली आप बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स, हालांकि बेंजीन का स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मैंने रेजोनेंस बता रखा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भाई, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली तरीके से डीलोकलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो सभी पी ऑर्बिटल्स हैं, जो सभी पी ऑर्बिटल्स हैं और पी वाई ऑर्बिटल बहुत इजीली तरीके से एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, और पैरेलल होने की वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रांसफर होता है, शिफ्टिंग होती है बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि सबकी एनर्जी का जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम लेंथ पर, राइट। होपिंग दैट ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो आगे मूव करते हैं और भी अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अगले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ हम लोग बेसिक टर्म को समझेंगे। जैसे फिशर हुक एरो का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसका भी इंपॉर्टेंस। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या एरो बता रहे हैं, एरो बताने की क्या नीड है। देखो मैं बता रहा हूं कि हमारे सर MS चौहान सर हमेशा बोलते हैं ना कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ना बिल्कुल जीरो से, ये मान चलो उसको कुछ भी नहीं आता है,
तब जाकर के वो चीजों को छोटी छोटी जो उससे गलतियां होती हैं वो शायद गलतियां होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज चलो बात करेंगे फिर बताएंगे ऐसा क्यों होता है। देखो फिशर हुक एरो का कंसेप्ट क्या है, जैसे अगर आप कोई डबल हेडेड एरो ड्रॉ करते हो लाइक दिस, यहां पे आप देखोगे एक डबल हेडेड एरो है जिसके साइड में ये टेल है और ये क्या है, हेड है, और ये क्या शो करता है, ये डबल हेडेड एरो है। इसका मतलब ये है डबल हेडेड एरो क्या शो करता है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये भी चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट इन केस अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, अगर वहीं पे सिंगल हेडेड एरो अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, अगर आप सिंगल हेडेड एरो ड्रॉ करते हो तो इस चीज को ध्यान रखो, सिंगल हेडेड एरो में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो इस एरो का भी मैं यूज करूंगा, कब हम लोग सिंगल एरो ड्रा करते हैं, कब हम लोग क्या करते हैं, डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कभी भी ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो एक कंपाउंड का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डबल हेडेड के दोनों साइड एरो का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये जो हम लोग 2 साइड का एरो यूज करते हैं ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज करते हैं, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप के एरो देखने को मिलेगा अपने इस पार्ट में। तो बेसिकली जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, कब हम लोग सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे, कब डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे, ये भी और ये चीजें ध्यान रखना है। बोलो दोस्तों समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और टर्म आता है, मैंने आपसे पहले बोला था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, बस बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द लोकलाइज एंड डीलोकलाइज का कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान रखना, अगर पाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में लोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, पहले उसको समझते हैं। एक चीज को ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोकलाइज के कंसेप्ट को समझेंगे। ध्यान से सुना, अभी याद होगा कि जब हम पी वाई वाले स्ट्रक्चर्स याद कर रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर्स मैंने आपसे बोला था कि मैंने बोला था ये आपका क्या है, लोकलाइज है, जबकि यहाँ पे ये कंजुगेटेड सिस्टम है। मैंने आपसे ये बोला था ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोकलाइज है। क्यों? क्योंकि उसको कंप्लीट कंजुगेशन नहीं मिल रहा था। बात समझ में आई नहीं? उसी पॉइंट को लेकर के ये पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लोकलाइज क्या होगा। अगर आप इस वाले कंपाउंड्स को अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे, ठीक है, यानी कि इस कंपाउंड को, अब ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है दोस्तों, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सीन। अगर साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सर हमको तो दिख रहा है कि एक पाई बॉन्ड है। प्यारे दोस्तों एक बात मुझे बताओ, ये जो पाई बॉन्ड है वो किससे सेपरेटेड है? सर इट्स वेरी सिंपल, यानी कि ये पाई बॉन्ड सिग्मा 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 और सिग्मा, यानी कि इतने सारे सिग्मा से ये है सेटअप इसका है, यानी कि पाई सिग्मा 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 है। इट मींस यहां पे हमको कोई भी कंजुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बोलो दोस्तों क्या इसमें आपको कोई कंजुगेशन देखने को मिल रहा है? सर नो कंजुगेशन। इट मींस प्यारे दोस्तों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन, या पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या क्या हो सकता था, मैंने प्यारे दोस्तों मैंने आपको बता रखा था क्या क्या हो सकता है। मैंने आपसे बोला कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इट में भी आपका पाई बॉन्ड हो सकता है, या इट में भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या इट में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। बोलो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक है। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का कंपाउंड आएगा दोस्तों, ये देखो एक कंपाउंड ये है। अब इस कंपाउंड में आप चीजों को देखो, ये नेगेटिव चार्ज है। क्या ये नेगेटिव चार्ज किससे सेपरेट है? फिर से मिला सिग्मा 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 सिग्मा। क्या यहां पे कोई कंजुगेशन दिख रहा है? बोलोगे कि इसमें अगेन कोई भी कंजुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इट मींस यहां पे जो अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है ना, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी लोकलाइज्ड। बोलो भाई यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा दोस्तों, लोकलाइज होगा। बोलो दोस्तों यहां तक समझ आ गया होगा कि ये लोकलाइज का कंसेप्ट क्या है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं किस पर, डीलोकलाइज पर। देखो डीलोकलाइज का कंसेप्ट क्या होगा, इसको तो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन करा रखा हूं कि ये क्या स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर है। बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है। सर बेंजीन के स्ट्रक्चर को अगर केयरफुली थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये देखने को मिल रहा है सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और
पाई देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये हो गया कि यहां पे सिग्मा पाई का क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन देखने को मिलेगा बहुत ही इजीली तरीके से। कंजुगेशन, सबसे पहले ये समझो कि इस सिस्टम में अपने को क्या मिल रहा है, कंजुगेशन मिल रहा है, और कंजुगेशन मिलने की वजह से यहां पर बहुत ही इजीली तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डी लोकलाइजेशन होगा। बोलो दोस्तों समझ में आया क्या? अगला कंपाउंड देखते हैं। अगले कंपाउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगले कंपाउंड का, तो अगले कंपाउंड में क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर यहां पर बिना कि अपने को क्या मिला। थोड़ा सा चीजों को देखो भाई, अगर सिस्टमेटिकली चीजों को देखोगे तो बहुत ही इजी तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मिला आपको नेगेटिव चार्ज, राइट, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई एंड सिग्मा अगेन मिला। अब कंजुगेशन किधर से देखोगे, तो एक चीज को ध्यान रखना कि जो कंजुगेशन, अब ये तो कंजुगेशन तो है नहीं, यानी कि ये जो रूट है प्यारे दोस्तों, ये रूट तो आपका कंजुगेशन में तो मिल नहीं रहा है। क्या ये कंजुगेशन में मिल रहा है? नहीं, ये कंजुगेशन में नहीं मिला है। लेकिन अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला देखोगे स्ट्रक्चर, तो बोलोगे यहां पे आपको क्या मिल रहा है, कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। बोलो भाई, अगर कंजुगेशन देखने को मिलेगा इसका मतलब कि यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और ये रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स सर दिस पाई इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ही इजीली तरीके से डी लोकलाइज हो जाएगा। बोलो प्यारे दोस्तों समझ में आया क्या यार, समझ में आया क्या यार? ये बेसिक है। अच्छा, इसका अगर आप जब इसको डी लोकलाइज कर दोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चलो चेक कर लेते हैं। जैसे आप इसको डी लोकलाइज कराओगे तो ये शिफ्ट होगा किसकी तरफ, ये शिफ्ट होगा इसकी तरफ, शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगेन जैसे इस पे शिफ्ट होगा यानी कि यहां पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, जब ये डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या कंप्लीट होगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर, ये आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। अब इसके आगे एक और ज्योमेट्री हम लोग बनाते हैं, इसी का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, थोड़ा सा और इजी तरीके से समझ में आएगा। चलो देखते हैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है। स्टार्ट करें भाई, यहां तक नोट कर लो। देखो मैं साथ में आगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं। देख लो भाई, यहां तक हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, बात समझ आई कि नहीं आई? चलो देखते हैं। देखो जैसे ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर से इधर मूव करेगा, बोलो निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा सर, इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा और ये पाई बॉन्ड, और जो जैसे डबल बॉन्ड था वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो भाई, जो जैसा था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका फर्दर हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो होगा क्या, बोलोगे फिर से कि ये क्या होगा कि सिंपली क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहां शिफ्ट हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहां पे जो जैसा था वो तो एज इट इज ऐसा रहेगा ही रहेगा, और यहां पे होगा, ठीक है। बोलो, ये निगेटिव चार्ज होगा और ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो ये जब पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं, ये दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सभी क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को थोड़ा सा केयरफुली देखो ध्यान दोस्तों। फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर बहुत ही केयरफुली देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल लगेगा, बट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, चेंज है। आप देखो यहां पे ये पाई बॉन्ड दिख रहा था, जबकि लास्ट वाले स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड की पोजीशन आपको कुछ ये दिख रहा है, तो कुछ डिफरेंसेस दिखा कि नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर द इक्विवेलेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आइडेंटिकल नहीं है, दे आर द इक्विवेलेंट। क्या होते हैं उसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, और ये जितने भी हैं सभी मैंने क्या बना रखा है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोलो भाई, क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या? नोट करना, नोट करो, फिर आगे मूव करेंगे हम लोग दोस्तों। चलो अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कंजुगेटेड सिस्टम आता है, ये कंजुगेशन क्या है
वैसे तो मैंने आपको कंजुगेशन का बिल्कुल बेसिक वाला कंसेप्ट बता रखा था कि सर कंजुगेशन में ना अपना जो पाई बॉन्ड होता है वो दो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं विद सिग्मा बॉन्ड। ये तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूं कि दिस पाई बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। बोलो भाई यहां तक समझ में आया क्या? चलो उसके आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंजुगेशन को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये जो कंजुगेशन पढ़े थे सबसे बेसिक कंजुगेशन था, और भी थोड़ा सा हम लोग इसके मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, राइट। देखो कंजुगेशन मींस डबल बॉन्ड और टू ग्रुप आर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। थोड़ा सा इसके केस को देखो, जैसे अगर ये देखो, ये तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, यहां जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड किससे सेपरेटेड है, सिग्मा बॉन्ड से, राइट। फिर इसके बाद देखेंगे एक और पॉसिबिलिटीज केस हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन किससे सेपरेट होगा, किसी पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कार्बन और पाई बॉन्ड सेपरेट होगा किससे, सिग्मा बॉन्ड से होगा। यानी कि इजली तरीके से ये भी क्या होगा, कंजुगेशन के अंदर आएगा। दिस इज आल्सो कंजुगेशन सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम, राइट। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर निगेटिव चार्ज कार्बन, ठीक है, और पाई बॉन्ड सेपरेट होगा किससे, सिग्मा बॉन्ड से, किससे, सिग्मा बॉन्ड से, तो वो भी कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर आता है। एक और पॉसिबिलिटीज होती है, अगर कार्बन पे फ्री रेडिकल है, राइट, कार्बन पे फ्री रेडिकल है और पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, और ये दोनों सिस्टम किससे सेपरेट होंगे, फर्दर सिग्मा बॉन्ड से होंगे, तो दीज ऑल आर अ कंजुगेटेड सिस्टम। ये तो सबसे बेसिक हो गया। लेकिन इसको अगर हम रिवाइज करें, इसको सिंपल फॉर्म में रिवाइज करें दोस्तों, तो इसके इस फॉर्म में अभी हम बहुत ही इजीली तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पाई पाई कॉन्जुगेशन, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो फ्री रेडिकल होगा, इन दोनों को हम लोग एक ही सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल को हम लोग सिमिलर कैटेगरी को कंसीडर करते हैं, यानी एक ही सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये दोनों में से कोई एक होगा और पाई बॉन्ड से सेपरेट होगा, थ्रू सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होगा, तो ये कंजुगेशन सिस्टम में आता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन हो या फ्री रेडिकल हो, दोनों को एक ही सिस्टम कंसीडर करते, इन दोनों से कोई भी एक होगा और उसको सेपरेट होगा किससे, सिग्मा बॉन्ड से, और कौन होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक ही सिस्टम के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक होगा, अगर इन दोनों से कोई एक होगा, अगर ये सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो वो कंजुगेशन सिस्टम के अंदर आता है। एक और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है, इसको कंसीडर कर लेना, इवन इसको आप मार्क कर लेना, जो इस पे फोकस नहीं हो पाता है दोस्तों। क्या केसेस है, मैंने अभी आपको कहा एक सिस्टम, यानी कि लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, दोनों तो एक ही सिस्टम में से कोई एक होगा, तो उसको कंजुगेटेड में आता है। ये सेपरेट होगा किससे, सिग्मा बॉन्ड से। और ये क्या है सर, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, ये क्या आता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर आता है। यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल एटम कोई प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या करेगा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, जो कि इसको हम क्या करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, इस पे फोकस नहीं जाता है। हम बस वही लोन पेयर बॉन्ड पे लोन पेयर सिग्मा पाई के ही या फिर नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई के ही आसपास ही घूमते रहते हैं, तो इस पे फोकस नहीं आता, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को मार्क कर लेना। तो दिस इज ऑल आर अबाउट द कंजुगेटेड सिस्टम। बोलो दोस्तों यहां तक समझ में आया क्या? चलो इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा कंजुगेशन है, कौन सा कंजुगेशन नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहां पे आप ये बोल सकते हो ना कि दिस इज द पाई, सिग्मा और पाई, ठीक है। अपना जो कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, इसी सिस्टम में कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, कंजुगेशन एटलीस्ट है ना। अगर कंजुगेशन है मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको कंसीडर कर लेना, बाकी का में नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमको ये देखना है कि इस सिस्टम में कंजुगेशन है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप कहोगे पाई सिग्मा सिग्मा देन पाई सिग्मा एंड सिग्मा, तो ये बोलोगे इसमें तो
कंटिन्यूअसली सिग्मा मिल रहा है। क्यों भाई, यहां पे आपको कंटिन्यूअसली सिग्मा मिल रहा है, इसका मतलब ये बोल सकते हो नो कंजुगेशन। बोलो भाई, तो सिंपली आप यहां पे मेंशन भी कर सकते हो दीज आर द नो कंजुगेशन। वाई, तो आप आंसर दे सकते हो एक्चुअल में यहां पे 2 सिग्मा होने की वजह से। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? 2 सिग्मा कंटिन्यूअसली होने की वजह से ये कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर नहीं आता है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगेन आप चेक करो दोस्तों, फटाफट चेक करो। दिस इज द पाई सिग्मा पाई, तो यानी कि कंजुगेशन जो होगा अपने को इतना तो कंजुगेशन मिल रहा है, और कंजुगेशन मिल रहा है इसका मतलब ये कंजुगेशन इसमें होगा। थोड़ा सा तेजी साथ चलेंगे। चलो दोस्तों, ये मिल रहा है पाई सिग्मा सिग्मा देन पाई। बोलोगे यहां पे कंजुगेशन नहीं, क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअसली होने की वजह से जो कंजुगेशन सिस्टम है वो कंजुगेशन सिस्टम क्या हो रहा है दोस्तों, ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, यानी ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो ब्रेक हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नो कंजुगेशन देखने को मिलेगा। होपिंग दैट आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया से। बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर केयरफुली अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज भी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, ये सिस्टम यानी कि एक तरीके से ये सिस्टम है और ये कंजुगेशन में है। इट मींस दिस कंपाउंड शो द कंजुगेशन। ठीक है, बट नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको पाई सिग्मा सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। इट मींस यहाँ पे अपने को कोई भी कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली सिग्मा बॉन्ड है। तो आप ये बोल सकते हो इस कंपाउंड में अपने को कोई भी कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी बिहाफ पर हम लोग बहुत ही इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड में कंजुगेशन है या किस कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो फटाफट। चलो देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ टर्म्स जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम, क्या होता है लोकलाइज, डी लोकलाइज, फिशर हुक, ये बेसिक चीजें थी। सो अब हम लोग थोड़ी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेजोनेंस, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसको बहुत ही केयरफुली चीजों को समझना। इसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, बस उसको लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने नोट कर रखा, जिससे आपके सारे नोट्स बहुत ही इजी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या कह रहा है भाई, ध्यान सुनना, मैं 11 पॉइंट यहां पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजोनेंस मींस डीलोकेलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी डिस्कशन करा चुका हूं प्यारे दोस्तों। बोलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो रेजोनेंस होगा ना, अगर कोई भी कंपाउंड ऑलरेडी गिवन है तो इसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा सा यहां पे होगा, थोड़ा सा यहां पे होगा, मतलब कि एक जैसे मॉलिक्यूल अपना क्या है, एक ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, तो थोड़ा सा रेजोनेंस इसकी वजह से यहां पे इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आता है। ठीक है, देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल मॉलिक्यूल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर द इमेजिनरी। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कशन करा चुका हूं कि जो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, जो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। बट जितने भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्यारे दोस्तों, दीज आर द रियल स्ट्रक्चर, व्हाइल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ये जो बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान रख लेना। ओके, एक और बेसिक पॉइंट है, that is the no effect of temperature and pressure on resonating structures because they are the imaginary structures। अगर आप चीजों को ध्यान से देखोगे तो जो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती हैं, अभी आपने कहा इमेजिनरी होती है। यार जो इमेजिन कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा भाई। हम सिर्फ इसको हाइपोथेटिकली, इसको इमेजिनेशन के थ्रू ये बोल रहे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया? चलो अच्छा देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
रेजोनेंस हाइब्रिड इज फॉर्म्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी चीजें हैं, देखो जब भी रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं साथ में उसके हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर जरूर बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा हम लोगों ने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है और इस बेंजीन में क्या है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन है बहुत ही इजी तरीके से डीलोकलाइज हो रहा है, जिसके यहाँ पर ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर गए हैं और यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आप क्या है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन आप देखोगे जब इसमें हो रहा है पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, राइट। अब ये रेजोनेंस जो हाइब्रिड होती है, दिस रेजोनेंस हाइब्रिड आर रियल स्ट्रक्चर। ये दोस्तों रियल स्ट्रक्चर होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तभी तो याद होगा कि यहाँ बॉन्ड लेंथ जो होती है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल हो जाती है। बोलो भाई यहां तक समझ में आया क्या, नोट कर लो। अगला पॉइंट, अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करें दोस्तों, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंट हाइब्रिड। एक चीज को ध्यान रखना, जिस मॉलिक्यूल के या जिस कंपाउंड के जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने 6 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिस्कशन किए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है, बट ये सारे प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलो इसकी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। अगला देखते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ये लो पॉइंट थोड़ा सा मार्क करके रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझ में आ जाएगा। वी कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान से सुनना कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं ना, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। किसकी पोजीशन दोस्तों, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। जरा सा अगर बहुत ही केयरफुली देखोगे, यहां पे आपने को दे रखा है एक नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है ना, तो पहले कार्बन से, थोड़ा सा ध्यान से देखो, कार्बन से कौन अटैच है, डायरेक्टली ऑक्सीजन है। बट जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया तो इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप से कौन अटैच हो गया, नाइट्रोजन। यानी कि एटम अपनी पोजीशन क्या होकर गई, चेंज कर रही है। एटम अपनी पोजीशन क्या कर रहा है जो दोस्तों, चेंज कर रहा है। जब एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो वो स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में नहीं होते हैं। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। इट मींस दे आर द नो आरएस टू ईच अदर। ये भी चीजें आपको ध्यान से समझना है, राइट। तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, आप नेक्स्ट कंपाउंड भी देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से देख सकते हो। ये कैसा कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बता दो मेरे दोस्तों। तो बोलोगे सर ये जो कंपाउंड है इसमें अपने को जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप किसका दिख रहा है आपको, दिखा क्या, यस सर, दिस इज द कीटो। वेरी गुड, दिस इज द कीटो, अच्छी बात है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहां पढ़ रखा है सर, आइसोमेरिज्म में। वेरी गुड, टाटोमेरिज्म में, इनॉल, ठीक है। अगर आपने टाटोमेरिज्म नहीं पढ़ रखा है तो एक बार मैं रेजोनेंस में ही आपको, मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, सीओसी में एक बार टाटोमेरिज्म में पढ़ा दूंगा, एलिमेंट्री जो है, ठीक है। अगर आपने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं यहां पे पढ़ा दूंगा। चलो देखते हैं। अब ये कीटो और इनॉल को बहुत ही केयरफुली देखोगे, इनके फंक्शन को केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे तो बोलोगे कि यहां पे जो कीटो था कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, बट यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ फिनॉल जुड़ गया। बोलो भाई फिनॉल का, और अपनी पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो चेंज हो रही है। डबल बॉन्ड की पोजीशन तो चेंज हो रही है ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में था, ठीक है चेंज हो रहा है। लेकिन आप यहां पे देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ यहां पे कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, यानी कि फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया। हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है दोस्तों। किसकी पोजीशन, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है किसके पास, ऑक्सीजन के पास हो रहा है। यहां पे CH2 रह गया, जाकि OH हो गया, यानी कि एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अगेन कह सकते हैं दे आर द नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू ईच अदर, ये आपस में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखोगे दोस्तों, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके अटेंड हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। बात समझ नहीं आई, चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट अगर कंपाउंड को देखोगे तो नेक्स्ट कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब ये क्लोरीन, जरा सा नंबरिंग कर तब ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 एंड 4। तो क्लोरीन की पोजीशन कहां पर, एट 3rd नंबर, राइट।
बट इन दिस कंपाउंड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन इज व्हाट सर, द पोजीशन ऑफ क्लोरीन इज द फोर्थ. इट मींस द पोजीशन ऑफ क्लोरीन आर चेंज इन दिस कंपाउंड, राइट. बोलो भाई, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में आरएस शो कर रहे हैं? नहीं, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां एटम की पोजीशन क्या हो रही है दोस्तों, एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, और एटम की पोजीशन चेंज होने की वजह से, एटम की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये आपस में रेजोनेंस नहीं शो करेंगे, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा. बट मुझे बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, यानी कि इन दोनों में, इस कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा, क्या होगा? पोजीशन आइसोमर. बिल्कुल आंसर सही आया है, बिल्कुल आंसर सही आया है. दे आर द पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, ऊपर वाले में कौन सा भाई रिलेशन है, किसी को पता है क्या? ये आपस में कौन सा रिलेशन शो कर रहे हैं सर? ये जो होंगे ना आपस में, आई थिंक क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है. दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टू ईच अदर, राइट. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नोट करना है, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट भाई. हो गया? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 क्या करे दोस्तों? पॉइंट नंबर 8 सर ये कह रहा है ना कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमेन सेम, यानी कि एक चीज को रिमेन सेम एंड इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एक चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग आपस में ड्रॉ करते हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज दोनों क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए. मैंने क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज बोथ आर द कंजर्व इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर ये चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि दे आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू ईच अदर, वो दोनों आपस में आरएस शो नहीं कर रहे हैं. बोलो भाई समझ में आया क्या? चलो देखते हैं. देखो, अगर आप यहां से थोड़े से केयरफुली चीजों को देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिख रहा है. बट सेकंड वाले कंपाउंड का अगर आप देखोगे तो इसमें बोलोगे सर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ होगा ऐसा? एक्चुअली यहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो ये फ्री रेडिकल में ब्रेसलेट होगा. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर चेंज, सो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर. ये दोस्तों आपस में आरएस शो नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली आप नेक्स्ट कंपाउंड बोलोगे सर इसमें तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है. बोलो भाई 0 दिख रहा है. जबकि सेकेंड वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? सर बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजर्व है या सेम है? नहीं है. इट मींस अगेन दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर. बोलो दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. नोट बनाते चलना भाई, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कशन करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनना. जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं डिस्कशन करा चुका हूं कि नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिमेन सेम होते हैं. सिमिलरली चार्ज भी क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए. यानी कि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, अगर नंबर ऑफ चार्ज चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इट मींस दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर. बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पॉइंट के लिए, चार्ज मस्ट बी कंजर्व, चार्ज मस्ट बी कंजर्व इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमेन सेम इन 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि प्रीवियस पॉइंट है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. चलो देखते हैं इस वाले फर्स्ट कंपाउंड में. अपने पास 2 कंपाउंड दे रखा है, ठीक है. अब ये जो कंपाउंड हो गए दोस्तों, ये जो तो कंपाउंड हो गए, इन दोनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं. क्या यहाँ पे पहली बात ये बताओगे, आंसर तो आपको निकल गया होगा सर कि दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर बिकॉज इन बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ चार्ज जो है वो सेम नहीं है. साथ में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सेम नहीं है. इसलिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में तो कभी हो ही नहीं सकते.
करके देख लेते हैं। सर करना क्या है, आप देखो इसमें हमारे पास नेट चार्ज जो है -1 दिख रहा है, जबकि इसमें नेट चार्ज कितना दिख रहा है, -1 -1 1। इस मींस यहाँ पे जो नेट चार्ज ही डिफरेंट दिख रहा है दोस्तों, नेट चार्ज ही डिफरेंट हो गए। इसका मतलब कि ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहे हैं। बट अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ कंपाउंड, देन यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू कैन आल्सो कंपेयर these structures are resonating structure to each other or not। ओके चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पॉइंट पे, अगर देखोगे तो टोटल चार्ज हम यहां पे तो कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल चार्ज -1 मिला था, टोटल चार्ज -3, दे आर नॉट सेम। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले काउंट करो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने मिल रहे हैं। तो बहुत इजी तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 7 सिग्मा दिख रहा होगा। बोलो दोस्तों पाई कितने हैं, सर पाई तो इसमें अपने को 1 पाई दिख रहा है। अच्छा नेगेटिव चार्ज 1 है। अच्छा 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इसको हम लोग वापस से काउंट करते हैं। 7 सिग्मा का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 7 सिग्मा का मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14, बिल्कुल सही बात है 14। 1 पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगेन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन्स मिले क्या, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस कंपाउंड में। बोलो नेक्स्ट कंपाउंड में थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना, जरा मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं। तो अगेन सर सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट दोस्तों, दैट इज द 7 सिग्मा, अगेन 7 सिग्मा प्लस हाउ मेनी पाई, सर दे आर द 0 पाई, कोई पाई नहीं है। ओके वेरी गुड। बट हाउ मेनी लोन पेयर, लोन पेयर आप इसको नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर भी कंसीडर कर सकते हो दोस्तों, राइट, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी कि 3 लोन पेयर यानी 3 नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो टोटल फाइनली काउंट करोगे दैट इज द 14 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली दैट इज द 20 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो नॉट सेम, तो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर। बोलो दोस्तों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली तरीके से दिख गया होगा, चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये जो है वो क्या है, न्यूट्रल, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, नेट चार्ज 0 है, जबकि यहाँ पे नेट चार्ज कितना दिख रहा है, -2। और -2 दिखने की वजह से यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। पहले तो आप बेसिक सीखो यार, पहले तो आप बेसिक सीखो। अगर बेसिक सीख लोगे तो बहुत इजीली तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है। चलो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओ सॉरी स्क्रीनशॉट, चलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट, एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेटिंग रेजोनेंस मस्ट बी सेम प्लेन। ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। तो मैंने आपसे पहले बोल रखा था जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम प्लेन में होना चाहिए। लाइक दैट आपको एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूं कौन सा सेम प्लेन में है, कौन सा सेम प्लेन नहीं। अच्छा सबसे पहले ये अपने पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चीजों को समझो। इसमें आप देखोगे ना कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका मतलब कि पी ऑर्बिटल वैकेंट है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एक बात समझ आई नहीं आई, ये चीज हो गई। अब चीजों को समझो अब यहाँ पे कि अपना ये क्या कर रहा है कि अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जो ये वाला CH3 है, ये वाले यानी कि क्या ये एक प्लेन में है, नहीं ये प्लेन में नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ये कहोगे ये तो ये क्या sp3 है और sp3 होने की वजह से ये क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल शो कर रहा है। कैसा है दोस्तों, ये टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये सेम प्लेन में नहीं।
बट जबकि आप ये देखोगे दोस्तों, बाकी के जो ऑर्बिटल्स है वो सभी ऑर्बिटल्स क्या है, एक ही प्लेन में आपको दिख रहे होंगे, एक ही प्लेन में। इसका मतलब कि ये बहुत ही इजी तरीके से क्या करेंगे, रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। यानी कि ये जो एटम्स हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो CH3 ये वाला स्पीसीज यानी ये ग्रुप एटम रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख सकते हो इसमें, अगर आप इसमें देखोगे, ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये क्या है आपका प्रोपाइल बेंजीन है। प्रोपाइल बेंजीन में आप देखोगे सभी कार्बन जो है, सभी कार्बन में क्या है, sp2 कार्बन शो कर रहा है। sp2 कार्बन का मतलब सभी क्या है, एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। बोलो भाई एक ही प्लेन में दिख रहे हैं क्या। बट बाकी के ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सभी क्या है, sp3 है, और sp3 का मतलब क्या है, दीज आर द टेट्राहेड्रल। बोलो ये आपको क्या दिख रहा है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल है इट मींस नॉट इन सेम प्लेन, यानी कि ये नॉट इन सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में नहीं है। बोलो भाई अगर ये सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब ये जो स्पीसीज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी का बचा हुआ ग्रुप जो है यानी कि बेंजीन है, ये आपस में रेजोनेंस करेगा। और एज यू नो रेजोनेंस बेंजीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, क्योंकि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन में सभी जो ऑर्बिटल्स हैं वो py ऑर्बिटल्स हैं, सभी एक ही प्लेन में होने की वजह से बहुत ही इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बोलो भाई समझ में आया क्या। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझना कि एटम पार्टिसिपेट जो करते हैं ना रेजोनेंस में, वो एक ही प्लेन में होते हैं, और जो एक प्लेन में नहीं होते, सेम प्लेन में नहीं होते, इसका मतलब कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसको तो इंपॉर्टेंट मान ही कर लेना। ठीक है, ये आपको करना ही करना, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शुड नॉट बी वायलेट ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो स्पेलिंग गड़बड़ भाई, ठीक, वायलेट ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो वो तो बात कर लेते हैं ना। जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है ना दोस्तों, वही बोरान कार्बन, पी ब्लॉक में बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। एक्चुअल में क्या होता है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते हैं। इट मींस आगे चल के मैं बता दूंगा कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या आप ये कह सकते हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल कैन नॉट बी गेन इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। बात समझ आई नहीं? चलो देखते हैं और चीजों को समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल के बिहार पर समझेंगे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। राइट, चलो देखते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल के बिहार पर थोड़ा सा समझेंगे क्या है ये पॉसिबल, ये जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ना गिवन है, क्या ये गिवन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है, देखते हैं। अगर बनाएंगे तो क्या होगा। तो सिंपली फर्स्ट वाले कंपाउंड को बहुत ही केयरफुली देखोगे तो इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बोलोगे लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब ये शिफ्ट होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? या आप ये देख सकते हो, या एक और केस देख सकते हो। अगर ये ऐसा नहीं देखना तो पहले दूसरा केस देख लो। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। पहले ये बना के देखो, ठीक है, पहले इसको बना के देखो। क्या ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के थोड़ा सा केयरफुली अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? वैसे तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, लेकिन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम इन केस। ठीक है, बट 5 वैलेंसी ये पेंटावैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। तो ये जो होगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल।
क्यों पॉसिबल नहीं होगा? होपिंग दैट आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये भाई पेंटा, इसके बारे में और भी आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। कैन नॉट फॉर्म, आप ये लिख सकते हो यहां पे, कांट बी फॉर्म पेंटावैलेंट, ये पेंटावैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता दोस्तों। ये चीजें आप ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा? तो बोलोगे इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब कि ये जो होगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, और इसके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि ऑक्टेट रूल, पहले फर्स्ट वाले में देखोगे कि ऑक्सीजन की जो ऑक्टेट थी वो कंप्लीट थी, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट थी। बट इस वाले ऑक्सीजन को देखो कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, ठीक है। जब ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगा, इसका मतलब कि ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपस में पॉसिबल नहीं है। बोलो मेरे भाई, पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आ गया क्या? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इस तरीके से हम बहुत इजीली तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो पॉसिबल है, कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये बेसिक पॉइंट को आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, राइट। देखो अगला क्वेश्चन ये है अपने पास, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ये इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या है दोस्तों? एनिलीनियम आयन, राइट। अब इसी देखो इसका स्ट्रक्चर, एक बात बताओ कि अभी आप क्या कहोगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज तरफ शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यही पॉसिबल है क्या? ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नाइट्रोजन, ये कहोगे कि यहां पे ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन है, ये तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? बोलोगे यहां तो अपना पेंटावैलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पेंटावैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और नाइट्रोजन जो है पेंटावैलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? ड्यू टू द वैकेंट एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी कि ये जो पेंटावैलेंट बन रहा है और ये जो पेंटावैलेंट होता है दोस्तों, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, राइट। Why they are the unstable? Due to the absence, it cannot be form the pentavalent due to the absence of। अच्छा, ये पेंटावैलेंट क्यों नहीं कर सकता? मैंने बता रखा था, नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से ये इसके पास क्या है? वो प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से दोस्तों ये पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो दिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल, राइट। यानी कि रेजोनेंस आर नॉट पॉसिबल। वाई दे आर नॉट, वाई रेजोनेटर का स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल? होपिंग दैट ये पॉइंट समझ में आ गया। अगली बार फिर से देख लो। होता क्या है कि जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना, तो नाइट्रोजन क्या कितने बॉन्ड बना रहे? 5 बॉन्ड बना रहे, और ये एक मतलब पेंटावैलेंट बॉन्ड। और नाइट्रोजन जो है पेंटावैलेंट शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और सेकंड पीरियड होने की वजह से ये इसके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो कि जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। तो यानी कि ये क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये जो हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दे आर नॉट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर टू ईच अदर। बोलो दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। बट अगर वहीं पे एग्जांपल ले किसका? फास्फेनियम आयन का एग्जाम्पल है, फास्फेनियम आयन का। अच्छा, ये जो इसका नाम है दोस्तों फास्फेनियम आयन, ठीक है, दिस इज द फास्फेनियम आयन। अब इस फास्फेनियम आयन का थोड़ा सा अगर हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्या होगा सर? ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था ही, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा सर? ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। बोलो भाई,
यही तो होगा, यही तो बनेगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। क्या ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? डेफिनेटली ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा ना भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसको सही कर लेना भाई, इसको सही कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तभी कह रहा कुछ गड़बड़ है। चलो तो फास्फोनियम आयन, अब देखो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो ना, ये जो p ऑर्बिटल है तो फास्फोरस जो है एक्चुअली फास्फोरस पेंटावलेंट का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली तरीके से कर लेता है, राइट। और ये पेंटावलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों कर लेता है? तो बोल सकते हो कि दीज आर द थर्ड पीरियड ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड होने की वजह से इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इजीली तरीके से पेंटावलेंट का फॉर्मेशन कर लेता है। इट मींस ये जो स्ट्रक्चर्स होगा, फास्फोरस कैन बी फॉर्म द पेंटावलेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ये जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो होगा दीज आर द स्टेबल, ये आपका स्टेबल होगा। इट मींस दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। और फास्फोनियम आयन क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं था? होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा फास्फोनियम आयन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फास्फोनियम आयन क्यों शो कर रहा है, फास्फोनियम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का होने की वजह से प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इजी तरीके से पेंटावलेंट का फॉर्मेशन कर सकता है। जबकि इन एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन बिलोंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड, और ये ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इट कैन नॉट फॉर्म द पेंटावलेंट बॉन्ड, तो इस तरीके से पेंटावलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर पेंटावलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस, तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए एनिलियम आयन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या दोस्तों? समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ अगेन दिस इज व्हाट, तो अपने पास क्वेश्चन है कि एक एनिलियम आयन दे रखा है और पूछ रहा है एनिलियम आयन का क्या पूछ रहा है भाई, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल पॉसिबल कितने हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एनिलियम आयन, एनिलियम आयन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पहले तो आंसर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो दोस्तों, मिल गया क्या आंसर? आंसर मिल गया क्या? चलो चेक करते हैं। अगर आंसर आपने दे दिया होगा तो ठीक है, वरना चेक करते हैं। होपिंग दैट आपने आंसर दे दिया होगा। क्या दिया आंसर? चलो आपने जो आंसर दिया होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये क्या है अपना, ये क्या है भाई, एनिलियम आयन है, राइट। क्या इस एनिलियम आयन का, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, बात को समझो। ये जो है अपना एनिलियम आयन का ये है, क्या इस वाले एनिलियम आयन का स्ट्रक्चर हम ये ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जो है ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में है। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड के फॉर्म में है तो आप बेंजीन के स्ट्रक्चर आप इसमें बना सकते हो, राइट। अब देखो जब ये बनाया तो एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, तो ये जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो बोलोगे यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बोलोगे कि ये तो पेंटावलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, और ये पेंटावलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है बना रहा है, पेंटावलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, और पेंटावलेंट होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? अनस्टेबल होगा। इसका मतलब कि ये है दे आर द नो रेजोनेंस, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस जो होगा वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि नो रेजोनेंस पॉसिबल। तो आंसर क्या आया? 0। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो गलत आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है मैं आपको बताता हूं, क्यों गलत आ रहा है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखो अब इस चीजों को समझो, क्यों बता रहा हूं। पहले इसको समझ में आ गया कि इसका 0 आंसर क्यों नहीं आया। चलो देखते हैं इसको 0 आंसर क्यों नहीं है। अगर 0 नहीं है तो क्या आंसर होगा, 0 नहीं तो आंसर क्या होगा, समझो। जैसे ये क्या एनिलियम आयन है, मैंने एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल है क्या,
बोलोगे ये तो पी ऑर्बिटल, और सभी पी ऑर्बिटल क्या होंगे दोस्तों, एक ही प्लेन में होंगे, बिल्कुल एक ही प्लेन में, मान चलो कि एक ही प्लेन में। चलो ये तो मैं कह रहा हूं कि रिंग के बाहर, मैं क्या बोल रहा हूं, रिंग के बाहर रेजोनेंस नहीं है, बट क्या रिंग के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ यार, रिंग के अंदर तो पॉसिबल हो सकता है। अगर रिंग के अंदर पॉसिबल होगा दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, तो ये जब अपनी पाई बॉन्ड चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो जब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो बॉन्ड कहां कहां बनेगा, तो ये एक नया बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक नया बॉन्ड यहां बन जाएगा, और ये एक नया बॉन्ड यहां होगा। बोलो दोस्तों, क्या अब मुझे बताओ, ये दोनों आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं, बेंजीन वाला स्ट्रक्चर याद रखो, है ना? यानी कि अब ये जो होंगे इसके दो 2RS पॉसिबल हैं। आंसर आपने अगर 0 दिया था तो बिल्कुल गलत आंसर दिया था। फाइनली जो आंसर आता है, जो होगा दोस्तों, 2 रेजोनेंस आर पॉसिबल। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इस तरीके से आपको आंसर देना, ठीक है? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं एक और लास्ट एग्जांपल, शानदार एग्जांपल, राइट? चलो देखते हैं। अगेन अपने पास क्या है कि वही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वही है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, चलो चेक कर लेते हैं। देखो ये फास्फेनियम आयन है, फास्फेनियम आयन का है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आप ये रखोगे 0, 1, 2, 5। चलो मुझे बताओ फास्फेनियम आयन के टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। वीडियो को पॉज करो और ड्रॉ करो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल इन फास्फेनियम आयन। भाई ये तो करेगा ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इसका रेजोनेटिव मैंने तो बता रखा था। तो ये तो इसका जो फास्फेनियम आयन का ये तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो कि ये हाइब्रिड फॉर्म में है, तो आप यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में दिखा सकते हो, राइट? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। काफ़ी बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। शुरू करें। देखो अगर आप जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा केयरफुली देखो, तो बोलोगे कि ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन कर सकता है। इट मीन्स आप ये कर सकते हो फास्फोरस जो है इट कैन बी फॉर्म द पेंटावैलेंट। अच्छा, ये पेंटावैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है पेंटावैलेंट का? क्योंकि इसके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ, आप ये बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, ऑर्बिटल होने की वजह से ये पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, जब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, जब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये पाई नेगेटिव चार्ज की सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किधर, जिधर वैकेंट पी ऑर्बिटल है। वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या मिलेगा, तो यानी कि एक बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप होगा, और जो बॉन्ड जैसा था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो दोस्तों समझ में आया क्या? चलो तो एक और इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जब नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे दोस्तों, फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी कि ये नया बॉन्ड इधर बन जाएगा, ठीक है, और जो बॉन्ड जैसा था वैसे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बोलो भाई, एक पॉसिबिलिटीज ये होगी। एक इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होगा दोस्तों, यहां पर अब चीजों को केयरफुली देखोगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड बना देगा, और जो बॉन्ड जैसा था, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने दिख रहे हैं? 5 दिखेगी क्या आपको? टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या? अगर 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आंसर फाइनली आपका क्या आएगा दोस्तों, 5 रेजोनेटिव, यानी कि ऑप्शन डी। बोलो भाई, यहां पे टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, 5RS। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कशन करेंगे। हो गया? चलो आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट के फॉर्म में, चलो उसको देख लेते हैं। नोट क्या कर रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन आर लोकेलाइज्ड,
अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कशन कर चुके थे, बट एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दोस्तों देखें, छोटा सा एग्जांपल दें। क्या यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। और एग्जांपल अगर देखें दोस्तों, क्या दोस्तों इस वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं। यहां पे हम लोग लेते हैं एनालिनियम आयन। एनालिनियम आयन इसमें पॉसिबल है? बोलोगे आप इसमें पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, राइट। चलो और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये सभी कंपाउंड्स में जो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज हो दोस्तों, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझना, चीजों को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। क्यों नहीं है? चलो एक और स्ट्रक्चर देखो। एक बात मुझे बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये देखोगे कि चार्ज जो होगा ये जो रिंग में होगा, रिंग में जो होगा ये तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एक और लेते हैं, पायरिडीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों पायरिडीन का, राइट। अब देखो यहां पे आप देखो ये जो चार्ज है ना, वो चार्ज क्या है? लोकलाइज्ड है। अगर ये लोकलाइज्ड है इसका मतलब कि इसका लोन पेयर, इसे हम लोग बोलते हैं पायरिडीन बोलते हैं दोस्तों। इस कंपाउंड का नाम क्या है? पायरिडीन, राइट। तो पायरिडीन है। तो आप यहां पे देखो ये चार्ज जो है लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा। ये भी जो चार्ज है दोस्तों, ये जो निगेटिव चार्ज है ये भी क्या है? लोकलाइज्ड है। अगर लोकलाइज्ड है इसका मतलब दोस्तों ये इसका निगेटिव चार्ज भी पॉसिबल रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहां पे ये बोलोगे ये जो है ये पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है दोस्तों, ये पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वैकेंट, ये पी ऑर्बिटल की जो ऑर्बिटल है ना, वो उसको क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। तो ऑक्टेट रूल को वायलेट करने की वजह से ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस बाकी के कंपाउंड्स में आप देख सकते हो यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं, कंजुगेशन ही नहीं है। इसका मतलब कि ये सारे जो कंपाउंड्स होगा तो ये अपना दोस्तों ये जो रेजोनेंस है ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनना कि जो लोकलाइज होते हैं, लोकलाइज भी यानी कि सिंपली फाइनल हम ये कर सकते हैं कि अगर आपका निगेटिव चार्ज या लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड एटम पे, तो वहां पे भी वो जो डबल बॉन्डेड पे लोन पेयर या निगेटिव चार्ज वो लोकलाइज होगा, वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो फाइनली एक लास्ट पॉइंट मैं लिख ही दे रहा हूं, व्हेन नेगेटिव या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट on double bonded carbon atom, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे होगा तो वो क्या होगा? लोकलाइज होगा, और लोकलाइज होगा तो डेफिनेटली दोस्तों वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को अगर मार्क कर लोगे तो थोड़ा सा बेटर ये तरीके से समझ आएगा कि कौन सा कंपाउंड लोकल में रेजोनेंस पॉसिबल है और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो किसकी वजह से रेजोनेंस नहीं होगा। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा सा चीजों को बेसिक है, नोट कर लो इसको। होपिंग दैट दोस्तों यहां तक जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। तो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हेन विल रेजोनेंस टेक्स प्लेस, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि अभी तक सिर्फ हम लोगों ने समझा कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं और क्यों होता है, उसकी बेसिक कंडीशन थी। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेजोनेंस कब होगा, और इसके ढेर सारे एग्जांपल्स के बिहार पर हम लोग ढेर सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।